विवाह का विज्ञापन। केंद्रीय सरकारी सेवा में उच्च पद पर नियुक्त एक 25 वर्षीय महाराष्ट्रीय युवक से विवाह के लिए, जिसकी मासिक आय लगभग 800 रुपये है, एक सुंदर और सुयोग्य वधू की आवश्यकता है। विवाह के लिए इच्छुक व्यक्ति कृपया पोस्ट बॉक्स नंबर 180, नई दिल्ली से पत्र व्यवहार करें। बारसी के श्री डीपी सुलाखे कई वर्षों से अपनी लड़की कुमुदनी के लिए योग्य वर की तलाश में थे। समाचार पत्र में प्रकाशित इस विज्ञापन को देखते ही श्री सुलाखे ने सोचा कि इस लड़के से कुमुदनी के विवाह का प्रस्ताव किया जा सकता है। लड़के की मासिक आय और भविष्य में तरक्की की संभावना को देखते हुए ये लड़का सभी दृष्टियों से आकर्षक जान पड़ा। परिवार में इस विवाह संबंध के बारे में सलाह मशविरा करने के बाद श्री सुलाखे इस नतीजे पर पहुंचे कि उन्हें इस बातचीत को चलाने में विलंब नहीं करना चाहिए। विज्ञापन में प्रकाशित पते पर उन्होंने पत्र द्वारा अपनी लड़की कुमुदनी से विवाह करने का प्रस्ताव किया। कुछ ही दिनों में दिल्ली से मधुकर साने नामक एक व्यक्ति का उत्तर प्राप्त हुआ, जिसमें उन्हें ये सूचित किया गया था कि लड़की को देख सुनकर ही विवाह के संबंध में कोई अंतिम निर्णय किया जा सकता है। ये पत्र मिलते ही श्री सुलाखे ने अपने बड़े लड़के गोपाल के साथ कुमुदनी को दिल्ली भेजने का निश्चय किया। गोपाल को समझाते हुए सुलाखे ने कहा, तुम जानते ही हो कि मैं कुमुदनी के विवाह के लिए चिंतित हूँ। अब तक जिन लोगों से बातचीत की है उनकी तुलना में ये लड़का सभी दृष्टियों से अच्छा है। यदि लड़का देखने सुनने में भी ठीक हो तो मैं जल्दी से जल्दी यह विवाह कर डालना चाहता हूँ। ठीक है पिताजी, मैं इसके लिए भरसक प्रयत्न करूंगा, पर एक बात है। क्या? यदि वो दहेज के संबंध में कुछ निश्चित करना चाहे तो मेरे विचार से विवाह संबंध पक्का करने में ये बाधा नहीं आएगी। एक तो लड़का CID में क्लास 1 अफसर है और दूसरे दहेज से अधिक वह पत्नी के रूप में सुंदर और सुशील लड़की चाहता है। फिर भी यदि वह दहेज के बारे में कोई बात उठाए तो उनसे कह देना कि हम लोग कुमुदनी के विवाह में कुल मिलाकर लगभग 10,000 रुपये खर्च करेंगे। ठीक है पिताजी, गोपाल ने स्वीकृति से सिर हिलाकर उत्तर दिया। तो तुम दोनों कल ही दिल्ली जाने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तार द्वारा मधुकर को तुम दोनों के दिल्ली पहुंचने की सूचना भेज रहा हूं। गोपाल और कुमुदनी ट्रेन द्वारा 8 बजे सुबह दिल्ली स्टेशन पहुंचे। उन दोनों के स्वागत के लिए मधुकर स्वयं स्टेशन पर मौजूद था। परिचय होते ही मधुकर ने कहा, आप लोग बारसी से दिल्ली तक की लंबी यात्रा से बेहद थक गए होंगे। यात्रा में अन्य कोई परेशानी तो नहीं हुई? जी नहीं, हम दोनों की यात्रा बड़े आराम से कटी, गोपाल ने उत्तर दिया। मैंने आप दोनों के ठहरने की व्यवस्था महाराष्ट्र मंडल में की है। अकेला होने के कारण मैंने सोचा कि आप लोगों को मेरे साथ रुकने में कष्ट होगा। ठीक है, हम दोनों वहीं ठहर जाएंगे, गोपाल ने आभार प्रकट करते हुए उत्तर दिया। वैसे मैंने अपने कार्यालय से 2 दिन की छुट्टी ले ली है, जिससे आप लोगों के साथ अधिक से अधिक समय तक रह सकूं। मधुकर ने अपनी व्यस्तता प्रकट करते हुए कहा, आप शायद यह नहीं जानते होंगे कि यदि मैं छुट्टी न लेता तो आप लोगों को लेने स्टेशन आना भी संभव नहीं हो पाता। मेरा काम ही कुछ इस प्रकार का है कि मुझे 24 घंटे व्यस्त रहना पड़ता है। ये तो आपने बड़ा अच्छा किया, नहीं तो हम लोगों को बातचीत करने का भी समय न मिल पाता, गोपाल ने कृतज्ञता प्रकट करते हुए उत्तर दिया। 2 दिन तक गोपाल और कुमुदनी का अधिकांश समय मधुकर के साथ दिल्ली घूमने फिरने में निकल गया। उन दोनों की आवभगत में मधुकर ने दिल खोलकर खर्च किया था। कुमुदनी के मना करते रहने पर भी वो उन दोनों को सिनेमा दिखाने और दिल्ली के अच्छे से अच्छे होटलों में खाना खिलाने ले गया। मधुकर के आकर्षक व्यक्तित्व और उसकी व्यवहार कुशलता से कुमुदनी और गोपाल बेहद प्रभावित हुए। कुमुदनी मन ही मन मनाती कि यदि किसी प्रकार उसका विवाह मधुकर के साथ हो जाए तो उसका जीवन कितना सुखी होगा। तीसरे दिन भोजन करते समय मधुकर ने पूछा, तो क्या आज रात की गाड़ी से आप लोगों को वापस जाना निश्चित है? हाँ, हम लोग पिताजी से यही बताकर आए हैं। यहाँ अधिक रुकने से पिताजी व्यर्थ में चिन्हित होंगे, गोपाल ने उत्तर दिया। अच्छा, तो अब हम लोग विवाह के बारे में कुछ साफ बात कर लें तो अच्छा हो, मधुकर ने अपनी मुख मुद्रा गंभीर बनाते हुए कहा। वास्तविकता यह है कि मेरे सामने विवाह के कई प्रस्ताव हैं। कुछ प्रस्ताव ऐसे भी हैं जिनमें दहेज आदि बहुत कुछ मिलने की बात है, पर इस बारे में मेरे विचार कुछ भिन्न हैं। मैं भी आपसे दहेज के बारे में स्पष्ट बात करना चाहता हूं, गोपाल ने बीच में ही टोकते हुए कहा। पिताजी का विचार कुल मिलाकर दहेज के रूप में 10,000 रुपये व्यय करने का है। आप पहले मुझे अपनी बात तो पूरी कर लेने देते, मधुकर ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे लिए अच्छी पत्नी का सबसे अधिक महत्व है और इस दृष्टि से कुमुदनी मुझे पसंद है। रही बात दहेज की, उसके संबंध में मुझे यही कहना है कि यदि गहने कपड़े के बजाय मुझे नकद अधिक मिल जाए तो यहाँ मुझे अपनी पसंद की आवश्यक वस्तुएं खरीदने में सहूलियत रहेगी। ठीक है, मुझे विश्वास है कि पिताजी इसके लिए राजी हो जाएंगे, गोपाल ने कुमुदनी की ओर देखते हुए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। 2 महीने बाद बंबई में महाराष्ट्रीय रीति रिवाज के अनुसार कुमुदनी का मधुकर के साथ विवाह संपन्न हो गया।
दहेज में मधुकर को 5,000 रुपये नकद और शेष 5,000 की अन्य वस्तुएं भेंट की गईं। कुमुदनी को मधुकर के साथ विदा कर श्री सुलाखे ने चैन की सांस ली। कुमुदनी अपने पति मधुकर के साथ नई दिल्ली में कमला नगर के एक फ्लैट में रहने लगी। लगभग 1 वर्ष तक उसके दिन बड़े सुख से व्यतीत हुए। इस बीच वह गर्भवती हो गई और डिलीवरी का समय निकट आने पर एक दिन मधुकर ने उससे कहा, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ डिलीवरी होने पर तुम्हें परेशानी अवश्य होगी, पर अन्य उपाय क्या है? कुमुदनी ने आश्चर्य से प्रश्न किया। ये तुम्हारी पहली डिलीवरी है और इसमें देखरेख की बड़ी आवश्यकता है। मेरे विचार से यदि तुम कुछ महीनों के लिए अपने मायके चली जाओ तो वहां तुम्हें हर तरह से आराम रहेगा, मधुकर ने उसे समझाते हुए कहा। ठीक है, पर मैं अकेले मायके नहीं जाऊंगी, आपको मेरे साथ चलना होगा। कुमुदनी ने मुस्कराते हुए अपनी शर्त रखी। तुम्हारी यह शर्त मंजूर है, मैं तुम्हें बारसी पहुंचा आऊंगा। तुम तो जानती ही हो कि एक साथ मुझे लंबी छुट्टी मिलना संभव नहीं है, फिर भी मैं किसी न किसी प्रकार वहां आता जाता रहूंगा, मधुकर ने प्यार से उसे समझाते हुए उत्तर दिया। कुमुदनी को बारसी छोड़कर मधुकर दिल्ली लौट आया। बीच बीच में वो 4-6 दिन की छुट्टी लेकर बारसी आता जाता रहा। इस बीच कुमुदनी ने एक सुंदर लड़के को जन्म दिया। मधुकर ने उसे सलाह दी कि वह अभी कुछ महीने बारसी में ही बनी रहे और जब वह पूर्णतया स्वस्थ हो जाएगी तो वह उसे अपने साथ दिल्ली ले जाएगा। गोपाल का एक बचपन का साथी जीबी सोपाल बारसी में ही रहता था। उस वर्ष उसने LLB फाइनल की परीक्षा दी थी। वह प्रायः प्रतिदिन गोपाल से मिलने उसके घर आता रहता था और वहीं गोपाल ने उसका परिचय अपने बहनोई मधुकर से करा दिया। जब कभी मधुकर बारसी आता तो सोपाल उससे अवश्य मिलता। एक दिन बातचीत करते हुए मधुकर ने सोपाल से पूछा, ला करने के बाद आपका क्या विचार है? मेरी वकालत करने की तो इच्छा नहीं है, यदि कहीं अच्छी नौकरी मिल जाए तो मैं उसे अधिक पसंद करूंगा, सोपाल ने उत्तर दिया। भाई, आजकल बिना किसी सिफारिश के अच्छी नौकरी मिलना आसान नहीं है, मधुकर ने उसे समझाते हुए कहा। मैं तो भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में निदेशक हूं, मुझे सरकारी नौकरियों का हाल अच्छी तरह मालूम है। मधुकर की इस बातचीत से उत्साहित होकर सोपाल ने झिझकते हुए कहा, मैं नौकरी के बारे में स्वयं आपसे कुछ कहना चाहता था किंतु संकोचवश अब तक मेरी हिम्मत न पड़ी। मुझे विश्वास है कि यदि आपकी मेहरबानी हो जाए तो मेरा जीवन बन सकता है। भाई, आजकल किसी को नियुक्त करना इतना आसान नहीं है जैसा कि तुम समझते हो। वैसे तो मेरे विभाग में ही कई स्थान रिक्त हैं और उन स्थानों पर नियुक्ति भी मुझे ही करनी है, पर उसके लिए पूरी फाइल तैयार करनी पड़ती है। फिर भी मुझे विश्वास है कि आप यदि चाहें तो किसी न किसी स्थान पर मेरी नियुक्ति हो सकती है। अच्छा, तुम मुझे अपना एक आवेदन पत्र दो, अगली बार दिल्ली से लौटने पर मैं तुम्हें सही स्थिति बता सकूंगा, मधुकर ने आश्वासन देते हुए कहा। लगभग 1 महीने बाद जब दिल्ली से लौटकर मधुकर बारसी पहुंचे तो सोपाल ने उन्हें फिर नौकरी के लिए घेरना शुरू कर दिया। उत्तर में मधुकर ने कुछ कठिनाइयों का जिक्र करते हुए कहा, मेरे विभाग के अधीन शिलोंग में एक उपनिदेशक का पद खाली है जिसका प्रारंभिक वेतन कुल मिलाकर 650 रुपये प्रति मास है, पर उस पद पर नियुक्ति करने में एक कठिनाई है। क्या? सोपाल ने उत्सुकता से प्रश्न किया। उस पद पर जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा उसे जमानत के लिए 15,000 रुपये नकद जमा करने होंगे। आप जैसे भी हो इस स्थान पर मेरी नियुक्ति करा दीजिए, मैं अपने पिताजी को जमानत की यह रकम जमा करने के लिए राजी कर लूंगा, सोपाल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। ठीक है, तुम जब ये रकम जमा कर दोगे तभी आगे कोई कार्रवाई संभव हो सकेगी, मधुकर ने जमानत की रकम शीघ्र जमा करने पर जोर देते हुए कहा। अपने लड़के के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सोपाल के पिता ने 15,000 रुपये सेंट्रल बैंक में जमा कर दिए और उसका ड्राफ्ट मधुकर के नाम भेज दिया। जमानत का रुपया जमा करने के महीने भर बाद भी जब सोपाल को नियुक्ति पत्र नहीं मिला तो स्वभावत उसके पिता को कुछ चिंता हुई। इस बीच सोपाल ने पत्र द्वारा मधुकर से शीघ्र नियुक्ति पत्र भेजने का कई बार अनुरोध किया। एक दिन अचानक सोपाल को एक तार प्राप्त हुआ। तार द्वारा उसे ये सूचित किया गया था कि उसे उपनिदेशक के पद पर नियुक्त किया जाता है और वह शीघ्र ही पुणे में उक्त पद का कार्यभार ग्रहण कर ले। इस तार के कुछ घंटों बाद उसे एक दूसरा तार मिला जिसमें यह सूचित किया गया था कि कुछ कारणों से उसकी नियुक्ति संबंधी आदेश रद्द कर दिया गया है और अभी वह नए आदेश प्राप्त होने तक प्रतीक्षा करें। इन तारों से सोपाल और उसके पिता के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। कुछ दिनों बाद जब मधुकर बारसी पहुंचा तो उन लोगों ने उससे जमानत की रकम तुरंत वापस दिलाने पर जोर दिया। मधुकर पहले तो रुपया वापस दिलाने में आनाकानी करता रहा, पर अंत में उसने विवश होकर दिल्ली की एक बैंक के नाम 15,000 रुपये की एक चेक काट दी। मधुकर की बातचीत से गोपाल का उस पर संदेह बढ़ गया। अन्य कोई उपाय समझ में न आने पर उसने घटना का पूरा विवरण देते हुए बारसी के पुलिस थाने में मधुकर के विरुद्ध रिपोर्ट लिखा दी।
इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस द्वारा मधुकर को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि मधुकर का असली नाम मंजूर अली काजी है और वह जलगांव जिले का रहने वाला है। उसके पिता अब्दुल गफूर को जब उसकी गिरफ्तारी की सूचना मिली तो उन्होंने न्यायालय में 10,000 रुपये की जमानत देकर उसे रिहा करा दिया। जमानत होने के बाद मधुकर उर्फ काजी फरार हो गया और कई वर्षों तक पुलिस उसका पता लगाती रही। लगभग 12 वर्ष बाद बंबई में श्री बीजी गोखले ने पुलिस में ये रिपोर्ट दर्ज कराई कि प्रभाकर मार्तंड मराठे नामक एक व्यक्ति ने उसकी बहन चंपू बाई से हाल ही में विवाह किया है। श्री गोखले ने पुलिस को बताया कि मराठे अपने को आंध्र प्रदेश सरकार का उच्च अधिकारी बताता है, किंतु उन्हें वह व्यक्ति संदिग्ध चाल चलन का जान पड़ता है। इस रिपोर्ट के दर्ज होते ही बंबई पुलिस मराठे के पीछे पड़ गई। जांच पड़ताल करने पर पुलिस को मालूम हुआ कि आंध्र प्रदेश में इस नाम का कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में नहीं है। अंत में पुलिस को अपने प्रयत्न में सफलता मिली और मराठे को कलकत्ता में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद मराठे को बंबई लाया गया और पुराने अपराधियों के चित्रों से मिलान करने पर यह रहस्योद्घाटन हुआ कि वास्तव में मंजूर अली काजी, मधुकर साने और प्रभाकर मार्तंड मराठे ये तीनों नाम एक ही अपराधी के हैं। पुलिस द्वारा मंजूर अली काजी के विरुद्ध समस्त प्रमाण एकत्र किए गए और जालसाजी और ठगी के अभियोग में मुकदमा चलाया गया। न्यायालय द्वारा विभिन्न अपराधों में मंजूर अली काजी को कुल मिलाकर 3 वर्ष की कड़ी कैद और 1800 रुपये जुर्माना की सजा प्रदान की गई। कहानी आपको कैसी लगी? लाइक या अनलाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को शेयर करें।